स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। धनंजय चंद्रचूड़, इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। इन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण करी है भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर की। DY चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS इस चैनल पे। भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल है जो करंट अफेयर्स आप तक लाता है सबसे जल्दी। जितने भी IAS की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टडी IQ लेकर आया है एक नया कोर्स आप तक, जो कि 14 नवंबर शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है। जितने भी IAS की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। ये जो कोर्स है ये आपको 900 से ऊपर घंटों की लाइव टीचिंग देता है भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के और मेंस के आप लोगों के लिए कवर करवाएंगे हम लोग, हम जैसे एजुकेटर्स। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टीचिंग के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरिंग सेशन और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस की सुविधाएं भी इस कोर्स में अवेलेबल है। ये सारी चीजें आप तक लेकर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है 24,500 रुपए। 24,500 रुपीज में ये सारी सुविधाएं आप तक अवेलेबल है। और इस वक्त एक स्पेशल ऑफर के तहत आपको यही कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 18,999 रुपए का प्राप्त हो सकता है। तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा। इस कोड के तहत आप जो है इसी कोर्स को 19,000 रुपए का बाय कर सकते हैं। मेरा कोड है सांघी लाइव। आई रिपीट, मेरा कोड है सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड को यूज करें और इस कोर्स को पाएं 18,999 रुपए में। 18,999 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो IAS की तैयारी कर चुके हैं या जानते हैं, तो वो महंगे कोचिंग सेंटर्स की जगह हम आपको ये अफोर्डेबल सोल्यूशन आप लोगों के घर तक लाके दे रहे हैं। और मैं खुद उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि हम काफी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स तक सबसे बढ़िया कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। तो कोर्स को सब्सक्राइब करें, मेरा कोड यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ साहब ने ओथ ली, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो ये जितनी PPTs हैं जिसको मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ये सारी की सारी PPTs अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। आई रिपीट, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसे ध्यान से देखें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये सारी PDFs, along with these PDFs you will get all the information with respect to my batches, my upcoming lectures, my upcoming YouTube videos। और अगर आप हमारे इंस्टा हैंडल पे हमारे साथ जुड़ते हैं, यहां पे आपको डेली बेसिस पे MCQs मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग रील्स मिलेंगी, जिससे आपका वैल्यू एडिशन, एनरिचमेंट होगा और एंटरटेनमेंट भी होगा। तो इंस्टा पे जुड़े, आयुष सांघी मेरा हैंडल है, जिसमें आप ना भूलें एक एक्स्ट्रा S है, आयुष विद एन एक्स्ट्रा S, आयुष सांघी। और आयुष सांघी IAS अकेडमी मेरा टेलीग्राम हैंडल है। आप ट्विटर पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं सारे ही सोशल मीडिया चैनल्स पे उपलब्ध हूं। तो DY चंद्रचूड़ साहब ने 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे ओथ ली। हमारे संविधान के मुताबिक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति जो है वो ओथ को एडमिनिस्टर करती है, शपथ ग्रहण को एडमिनिस्टर करती है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इनको ओथ दिलवाई और ये चीज हाल ही में हुई है, तो आपने इस चीज को डेफिनेटली सुना होगा। तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं चंद्रचूड़ साहब। तो चंद्रचूड़ साहब का नाम जो है वो जुडिशियल सर्कल्स में, तो आप न्याय के सर्कल्स में बहुत ऊंचे स्तर पे देखा जाता है, क्योंकि कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स इन्होंने दिए हैं अपने पूरे के पूरे टेन्योर में। ही हैज गिवन मेनी लैंडमार्क जजमेंट्स। तो लैंडमार्क जजमेंट्स जानने से पहले देखेंगे कि इनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और अचीवमेंट्स से पहले देखेंगे कि ये किस परिवार में पैदा हुए, कब दिल्ली आए और इनकी पढ़ाई लिखाई क्या थी। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1959 की है, 1959, और केवल 12 साल की उम्र में ये दिल्ली आए और दिल्ली में ही रहे, क्योंकि इनके पिता जो है YV चंद्रचूड़ साहब
वो तब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। 1978 1978 से लेके 1985 तक वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो 7 साल के पीरियड में उन्होंने पहले चीफ जस्टिस थे, और तब से लेके अभी तक, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक सबसे लंबा जो कार्यकाल जिसका रहा है वो इनके पिताजी का रहा है। और अब जो है उन्हीं के बेटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। फादर सन डुओ आर सर्विंग एज CJIs ऑफ द सेम कंट्री। इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी न्यूज है। तो इस चीज को आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, एक सेंस ऑफ प्राइड है कि ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत से कहां के कहां पहुंच सकते हैं। तो CJI का जो टेन्योर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर भी स्पेसिफाइड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज मेंशन्ड है, जो कि 65 साल की है, 65 इयर्स ऑफ एज। यानी कि आप 65 साल की उम्र को अगर क्रॉस करते हो या 65 साल के हो जाते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट रिटायर होना होता है। तो इनके पहले जस्टिस यू ललित, जिनका नाम है उदय उमेश ललित, इनसे बेटन यहां ट्रांसफर हुआ है, चंद्रचूड़ साहब को ट्रांसफर हुआ है। यू ललित साहब जो हैं वो CJI बने। इनका कार्यकाल बहुत शॉर्ट यानी कि छोटा था, क्योंकि इनकी उम्र 65 साल हो रही थी। इन्होंने जो है इस दिन से ही हैज अपॉइंटेड हिज सक्सेसर टू बी मिस्टर DY चंद्रचूड़। ये दूसरे सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सीनियर मोस्ट जो है वो CJI होते हैं। द सेंटर ऑन October 11, दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। तो ये चीज हुई। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनका जन्म हुआ पुणे में, उसके बाद ये दिल्ली आए और CJI का ऑफिस अज्यूम करा इनके पिता ने। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, 7 साल की इनकी हिस्ट्री थी CJI के टेन्योर में, और इसी के साथ साथ इन्होंने भी बहुत सारी जजमेंट्स प्रोनाउंस करी। तो जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय जुडिशरी में ऐसा है कि फादर सन डुओ ने पहली बार CJI का ऑफिस जो है, दोनों ने अपने अपने टेन्योर में अपनी अपनी एज के हिसाब से इस ऑफिस को जो है सर्व किया है। तो इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं। ये दिल्ली आए तो इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई। इन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पे कोर्स किया। ये इन्होंने कंप्लीट करा सन 1979 में, जो कि 1979 है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज में इन्होंने ये कोर्स कंप्लीट करा। इसके बाद इन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ का एंट्रेंस देके वहां से LLB कंप्लीट करी। जितने हमारे टॉप लॉयर्स हैं जो आप आज की डेट में सुनते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, कांग्रेस पार्टी में लॉयर्स जुड़े हुए हैं और जो टॉप पोजीशंस होल्ड करते हैं, चाहे जुडिशरी में हो या पॉलिटिक्स में हो, मैक्सिमम लोग फैकल्टी ऑफ लॉ से एजुकेटेड हैं। तो फैकल्टी ऑफ लॉ इज अ टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ इन इंडिया। स्टडीड लॉ एट द फैकल्टी ऑफ लॉ, ग्रेजुएटेड इन 1982। उसके बाद वो विलायत गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स करी लॉ में, वो 1983 में खत्म करी। और उसके बाद ये उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने डॉक्टरेट भी करी। तो डॉक्टरेट इन ज्यूरिडिकल साइंसेज इन 1986। इतनी पढ़ाई उस जमाने में करी जब एक डिग्री लेना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो देखिए, पढ़ाई आपको या हम सबको, किसी को भी पढ़ाई एम्पावर करता है। वो आपका दिमाग इस स्तर पे खोलता है कि आप सोच पाते हो, आप कर पाते हो, आप दुनिया जीतने का सपना रख सकते हो। तो पढ़ाई जरूर करें, कंसंट्रेट करें और अपने माता पिता का नाम खूब रोशन करें। इसके बाद इनका जो करियर रहा है वो किस साल किस तरीके से रहा है, इन्होंने क्या क्या टॉप पोजीशंस जुडिशरी में होल्ड करी है, ये मैं आपको बताता हूं। 1998 में ये ASG बने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ट्रिविया दूंगा आपको ऑफिस के बारे में। सॉलिसिटर जनरल जो एक ऑफिस है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, सॉलिसिटर जनरल जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनके अंडर 4 असिस्टेंट्स या आप बोल सकते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASGs आते हैं। तो इन्होंने ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरह इस पद पे पोस्ट करा 1998 में। फिर सन 2000 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने। बॉम्बे हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट्स बहुत, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस के बेसिस पे ये बहुत बड़े हाई कोर्ट्स माने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हाई कोर्ट्स माने जाते हैं और सबसे पुराने हाई कोर्ट्स हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट 150 साल पुराने हाई कोर्ट्स हैं। दीज आर वेरी ओल्ड हाई कोर्ट्स। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, इसी के साथ आपको बता दूं, 1861 का कानून है। तो ये 2000 में जज बने बॉम्बे हाई कोर्ट के।
2013 में चीफ जस्टिस बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट एज है वो 62 साल होती है। इट इज 62 ईयर्स ऑफ एज। 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जहां पे रिटायरमेंट एज 65 साल 65 होती है। और फाइनली 2022 में एज वी स्पीक ये सीजेआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतना इलस्ट्रियस करियर बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है जो इनको मिला है। तो इनका नाम इतना क्यों है, मतलब क्यों इतने सीनियर, क्यों इतने रिस्पेक्टफुल, क्यों इतने ऊपर है? वो इसलिए है क्योंकि इनका काम इनके लिए बोलता है। और काम कैसे बोलता है? क्योंकि कई सारी जजमेंट्स जो इन्होंने दी है वो लैंडमार्क जजमेंट्स बन गई हैं हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी में। मतलब आने वाले पीढ़ियों के लिए ये एक कल्ट होगा स्टेटस, जहां पे इन्होंने इतने बड़े जजमेंट्स, इतने डिफिकल्ट जजमेंट्स जो है वो प्रोनाउंस करे हैं। जैसे आज की डेट में हम इंदिरा सानी जजमेंट देखते हैं, या केशवानंद भारती जजमेंट देखते हैं, या एसपी गुप्ता देखते हैं, मिनर्वा मिल्स देखते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आप लोग आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, आप जानते हैं। उसी तरीके से ये भी इतिहास के पन्नों में किसी तरीके से अपना नाम दर्ज कर लेंगे इन जजमेंट्स के बेसिस पे। तो ये जजमेंट्स कौन कौन सी हैं आपको ब्रीफली मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इनके बहुत सारे जजमेंट्स में से कुछ जजमेंट्स जो हिस्ट्री या लैंडमार्क जजमेंट्स बने, उनमें से एक जजमेंट बहुत रीसेंट था, फरवरी 2020 का जजमेंट है। उस जजमेंट की बेंच में ये थे और इन्होंने क्या बोला कि महिलाओं को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन को, फिजिकल कंडीशन को या बायोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए उनको आप अनइक्वल ट्रीट ना करें। एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि ये इन इक्वालिटी में अमाउंट करता है। दिस वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हैं दैट women officers in the army be granted permanent commission and command postings, permanent मिले ने command postings भेजने के लिए, rejecting the center stand of physiological limitations। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मेरिट के बेसिस पे कोई जा सकता है तो आप जरूर भेजें, चाहे वो कमांड पोस्टिंग हो, चाहे वो फील्ड पोस्टिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, इनके लिए एक परमानेंट कमीशन बनाना चाहिए। तो एक बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ थिंकिंग है, सोशल इंक्लूजन की तरफ ये थिंकिंग है। ये मैटर आप जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज सोशल जस्टिस में लिख सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा जजमेंट इनका आया, दैट सेकंड जजमेंट वाज बेस्ड ऑन राइट टू प्राइवेसी आधार वर्डिक्ट। इनके हिसाब से आधार जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव था। यूआईडीएआई जो कि हमारे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, हमारे रेटिना स्कैन्स, हमारी सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग फोन नंबर वगैरह सब कुछ हमसे लेता है, उसमें कहीं भी राइट टू डिलीशन नहीं है। यदि मैं चाहता हूं कि मेरा सारा डेटा सरकार से डिलीट हो जाए, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से इनके हिसाब से ये प्राइवेसी के खिलाफ जाता है। तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत था, उसमें भी ये बेंच के मेंबर थे। तो यहां पे क्या बोला, दैट आधार टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऐसा इन्होंने उस जजमेंट में बोला। उसके बाद इनके और जजमेंट्स आए, जिसमें से एक जजमेंट था शबरीमला टेम्पल का। बड़ा प्रोमिनेंट जजमेंट था ये, तो बिल्कुल इनइक्वालिटी की तरफ ही जा रहा था कि एक मंदिर है, उसके अंदर जो इनर सैंक्टम है, वहां पर जो भी महिलाएं महावरी से होते हुए गुजरती हैं, या जितने जिस एज ग्रुप में महिलाएं मेंस्ट्रुएट करती हैं, उनको उस टेम्पल के इनर सैंक्टम में जाना अलाउड नहीं है। ये पूरा शबरीमला इशू था। तो ये तो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है। ये तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के खिलाफ है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट बोथ। It is against Article 14, it is against Article 25, both. So you are violating the fundamental rights of females by not letting them enter the temple. तो इन्होंने उसके खिलाफ जजमेंट दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन महिलाओं को टेम्पल के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। शबरीमला वर्डिक्ट एक बहुत ब्रेव डिसीजन था, दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ वुमेन्स फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद इनका एक जजमेंट आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे, यानी कि अबॉर्शन पे, अबॉर्शन कानून। देखिए, अबॉर्शन कानून हमेशा से रहा है, अबॉर्ट करवाना कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन इन्होंने एक कदम आगे जाके ये बोला कि यदि कोई अनमैरिड फीमेल है, जो शादीशुदा नहीं है महिला, और यदि वो अबॉर्शन करवाना चाहे तो उनको भी अबॉर्शन करवाने की छूट है। लॉ के तहत उनको भी अबॉर्शन करवाना अलाउड है। उसी तरीके से थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर को भी अबॉर्शन करवाना अलाउड है।
इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है कि 20 से 24 हफ्ते के बीच जिस तरीके से शादीशुदा महिलाएं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं, उसी तरीके से जो शादीशुदा नहीं है और थर्ड जेंडर के लोग हैं, वो भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं. So unmarried women, even transgender, for abortion between 20 to 24 weeks of pregnancy. This can be done. इसके बाद इनका एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया था यूथनेशिया पे. यूथनेशिया यानी कि मर्सी किलिंग. मर्सी किलिंग यानी कि आप किसी की खुद मौत करते हो अपने हाथों से. यूथनेशिया का मतलब होता है कि किसी को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो उस इंसान को दर्द से मुक्ति दिलाने की कोशिश करी जाती है, मुक्ति दिलाने की जो है वो मुक्ति दिलाने में सहायता करी जाती है, उसको यूथनेशिया कहते हैं. यूथनेशिया दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव का मतलब होता है कि आपने उस इंसान को खुद मार दिया, मतलब लिटरली उसको बोलते हैं गला घोट देना, जहर दे देना, तो खुद मार दिया, उसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया. ये कुछ देशों में होता है, बाहर देशों में, भारत में ये इलीगल है, इसे एक क्राइम, मर्डर समझा जाता है. एक्टिव यूथनेशिया भारत में अलाउड नहीं है. दूसरा जो है वो है पैसिव यूथनेशिया. पैसिव यूथनेशिया का मतलब यह है कि यदि कोई इंसान ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस के थ्रू जिंदा है, यानी कि वो वेंटिलेटर पे जिंदा है, अगर वेंटिलेटर का स्विच बंद कर दिया जाए तो उस इंसान की मौत हो जाती है, वहां पे उस वेंटिलेटर का स्विच बंद करने को पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है. ऐसे इंसान की मौत, ऐसे इंसान के लिए अगर यूथनेशिया प्रैक्टिस आप करते हो तो उसे पैसिव यूथनेशिया कहते हैं. दैट इज टर्म्ड एज पैसिव यूथनेशिया. तो उनको दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए पैसिव यूथनेशिया फॉलो होता है. तो पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था एक लैंडमार्क जजमेंट के तहत, जिसके बेंच में चंद्रचूड़ साहब थे. आपको उसके साथ साथ एक छोटा सा ट्रिविया और देता हूं. गुजारिश एक फिल्म आई थी, ऋतिक रोशन उसमें थे, जिसमें सिर्फ उनकी गर्दन हिलती थी, पैराप्लेजिक थे. तो उसमें दिखाया है कि वो यूथनेशिया की डिमांड करते हैं कोर्ट से, और कोर्ट उनकी डिमांड को खारिज कर देता है, रिजेक्ट कर देता है. तो उसमें यह दिखाया है कि उनकी फिर उनको मार दिया जाता है, उनकी मौत हो जाती है या उनको मौत दी जाती है. दैट इज एक्टिव यूथनेशिया, दैट इज नॉट अलाउड. पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड. और सुनिए, और एक लैंडमार्क जजमेंट आया, अयोध्या वर्डिक्ट. इसको कैसे भूल सकते हैं. अयोध्या वर्डिक्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जो कि इन्हीं के, जब वो सुप्रीम कोर्ट जज थे, इन्हीं के कार्यकाल में आया. और उसमें यह प्रोनाउंस किया गया कि किस तरीके से वहां पे जो रामलला या राम जन्मभूमि बोलते हैं, उसका डिवीजन किस तरीके से होना चाहिए. कितने पोर्शन में रामलला विराजमान है, वहां पे मंदिर बनना चाहिए. कुछ जो उसका पोर्शन है वो किसको दिया गया. 5 एकड़ प्लॉट वाज गिवन टू द सुन्नी वक्फ बोर्ड. और उसके बाद जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है वो सोशल सर्विसेज से, यानी कि सामाजिक तौर पे समाज का फायदा देने के लिए वहां पे जो है इंक्लूड किया जा रहा है. वहां पे अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, मतलब बेसिकली फैसिलिटीज बनाना जो कि जेनेरिक लोगों के धर्म के आधार पे नहीं, जेनेरिक लोगों के काम है, सबके काम है. हॉस्पिटल बनेगा, सबके काम आएगा. तो ये जजमेंट आया, इसको अयोध्या वर्डिक्ट के नाम से जाना जाता है. और एक जजमेंट और है जो कि एडल्टरी पे है. एडल्टरी का मतलब यह है कि शादीशुदा लोगों का अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो एक क्राइम था. दैट वाज अ क्राइम. ये काफी कंट्रोवर्शियल जजमेंट है चंद्रचूड़ साहब की हिस्ट्री में या उनके लैंड जजमेंट्स की हिस्ट्री में, कि यदि कोई शादीशुदा है और उसके बाद वो अफेयर करता है तो वो एक क्राइम माना जाता था हमारे कानूनों के अनुसार. तो उसमें उन्होंने ये बोला ये क्राइम नहीं है. मतलब अगर आप किसी से अफेयर करते हो शादी करने के बाद, इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. तो इसको एडल्टरी कहा जाता है. इट क्रिमिनलाइज्ड एडल्टरी वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग आर्बिट्रेरी, आर्केक एंड वायलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एंड प्रिवेसी. तो ऐसा इनका कहना था. कंट्रोवर्शियल जजमेंट है कि आप तो उस पर डिबेट कर सकते हो कि एडल्टरी है नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन स्टेटेड ओवर हियर. तो कई सारे जजमेंट्स आए, ये इनके एक जर्नी है जजमेंट्स की, चाहे वो हाद्या केस हो, चाहे वो आधार वर्डिक्ट हो. इसके बाद अब 377 आईपीसी होमोसेक्सुअलिटी का जजमेंट हो, शबरीमला का जजमेंट हो, परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन एंड आर्म्ड फोर्सेस का हो, एडल्टरी पे हो जो मैंने आपको बताया है, राइट टू अबॉर्शन पे हो. ऑल ऑफ दीज वर लैंडमार्क हिस्टोरिक जजमेंट्स. अब इनका जो सीजेआई का टेन्योर है वो 2 साल का है. वो शुरू होता है नवंबर 2022 से और वो जाएगा नवंबर 2024 तक. तब तक उनकी उम्र 65 साल हो जाएगी. इस दौरान उनके सामने जो सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे, जिस पे उनको जजमेंट प्रोनाउंस करना होगा,
वो 3 होंगे आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति देखते हुए। सबसे पहले होगा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है और वो केस कोर्ट में है कि क्या ये संवैधानिक तरीके से कानूनन तौर पे करा गया है या ये गैर कानूनी है। तो पहला जो जजमेंट वो देंगे या पहला जो केस उनको हियर करना होगा वो आर्टिकल 370 पे होगा। फॉलोड बाय दैट जो दूसरा होगा वो होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, जो धार्मिक आधार पे नागरिकता प्रदान करता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस पे बहुत लंबा जो है पूरा जो पूरा फरोर हुआ था हिंदुस्तान में, शाहीन बाग और ये कोविड के पहले 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था कानून में, जिसके तहत गैर मुल्कों, पड़ोसी मुल्कों से यदि 5 धर्मों के लोग भारत आते हैं, 6 धर्मों के लोग भारत आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। उसमें मुसलमान नहीं थे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज बेस्ड ऑन रिलीजन। दिस इज अ ह्यूज challenging verdict that he would have to give. He would have to look into it. And the third is, as you can see, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को, जो पहले इलीगल सोर्सेस से होती थी जब लोग डरते थे, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम के तहत उस चीज को लीगल बना दिया गया है। तो क्या ये चीज अलाउड है? क्या ये चीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के तहत ये चीज पॉसिबल है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कि आप ऑफिशियल बेसिस पे बॉन्ड इशू करते हो, जो पैसा आता है एनोनिमस बेसिस पे वो उस पॉलिटिकल पार्टी को चला जाता है। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज डरती थी, अब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस या चंदा डायरेक्टली ना आके बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। तो आपने पूरा रूट जो है वो लीगल कर दिया। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि संविधान के ऊपर सवाल है, और उसी लेवल के क्वेश्चंस जो है वो सीजीआई के सामने जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो उनको देखने पड़ेंगे अपने 2 साल के स्टिंट में। दीज केसेस हैव अ ह्यूज पॉलिटिकल रैमिफिकेशन। तो ये देखने वाली बात है कि चंद्रचूड़ साहब क्या जजमेंट देते हैं, क्योंकि पास्ट में भी उनकी जो इमेज रही है वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रही है और काफी ब्रेव इंसान की इमेज रही है, काफी ऐसे इंसान की इमेज रही है जो बहुत डिफिकल्ट केसेस पे जजमेंट्स प्रोनाउंस करते हैं। तो ये देखने वाली बात है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक सवाल करवाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू अ क्वेश्चन ऑन द ऑफिस ऑफ सीजेआई विद ऑल ऑफ यू। देखिए जी, सवाल क्या कहता है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग सीजेआई। एक्टिंग सीजेआई का मतलब है एक नॉन परमानेंट सीजेआई जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग उस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं। ऑफिस ऑफ सीजीआई इज वेकेंट। यदि ऑफिस ऑफ सीजीआई किसी वजह से वेकेंट हो जाए तो क्या उसमें एक्टिंग सीजीआई को अपॉइंट करा जा सकता है? सीजीआई इज टेम्पोररीली एब्सेंट। किसी वजह से सीजीआई प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। सीजीआई इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे वो असंतुलित है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। द सीजीआई हैज बीन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट समवन इन हिज प्लेस फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करा कि मुझे रिलीव कर दीजिए या मुझे जो है मेरी जगह किसी और को रख लीजिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजीआई को या किसी जज को सीजीआई बनने के लिए बोल सकते हैं? Vacancy in office is the point where a Supreme Court judge can be asked to serve as the acting CJI। ये ध्यान रखिएगा। और ये परमानेंट CJI नहीं है, ये सिर्फ तब तक है जब तक नए CJI अपॉइंट नहीं करते। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। और बाकी तीनों चीजें हैं, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो टेम्पोररीली एब्सेंट हो, चाहे वो अनेबल हो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, वो इन ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकते हैं या वो एक्टिंग सीजीआई को अपॉइंट कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं सीजीआई के दफ्तर पे। आइए देखें। At any time, the CJI can request a retired judge of the Supreme Court to act as a judge of the Supreme Court for a temporary period। ये temporary period के लिए आप जो है, आप क्या बन सकते हो? CJI can ask a retired judge to become the Supreme Court judge। retired judge को लेकर आ सकते हो कुछ समय के लिए। The Constitution authorizes the CJI to appoint besides Delhi as the seat of the Supreme Court। कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की सीट है, प्राइमरी सीट है। अगर सुप्रीम कोर्ट की सीट आप चाहते हो हिंदुस्तान में और कहीं हो, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सीजीआई जो है ऑथराइज कर सकते हैं या सीजीआई को ऑथराइज किया जा सकता है कि वो ये काम करे? तो इस सवाल के 4 ऑप्शंस हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो ये हमारा आज का इशू था। एक बहुत अच्छा वीडियो था। जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि इस तरीके से आप लाइफ हिस्ट्री या बायोग्राफी किसकी देखना चाहेंगे। मैं जरूर आप तक कंटेंट लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।
उस लाइक बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर ऐसे वीडियोस को शेयर करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।